हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो डिटेल में समझाई गई है और आज स्टैटिक जीके के भी प्रश्नों को दोबारा से लिया गया है, तो आप अच्छे से देखेंगे वीडियो, ठीक है। तो 2-3 दिनों में, पिछले दिनों में हम लोग स्टैटिक जीके कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन अब दोबारा से कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो पूरा अच्छे से देखेंगे आप। टॉप 10 डिटेल में हम लोग करंट अफेयर देखेंगे, कल का रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं कल के क्विकली रिवीजन से। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों 6वीं बार जीत लिया है महिला टी20 का वर्ल्ड कप और 2 बार इसने खिताबी हैट्रिक लगाई है। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया और कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी हाल ही में देश की पहली मरीना बनाने की योजना बनाई है और ये कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। हरि बालकृष्णन जी को, कंप्यूटर वैज्ञानिक जो कि हैं, इनको मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में डेजर्ट फ्लैग 8 का अभ्यास शुरू हो चुका है। ये एक सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने असम में अपना पहला चिंतन शिविर आयोजित किया है और यूएई जो है निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए I2U2 उप मंत्रीय स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। I2U2 क्या है जानने के लिए कल की वीडियो देखें। सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश ने जीत लिया है और अभी केरल राज्य के पर्यटन ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया हुआ है। जर्मनी ने भारत के साथ $5.2 बिलियन में 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया है। जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्ज, ये आए हुए हैं भारत में। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, 28 फरवरी 1928 में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की घोषणा की थी। इस दिन को चिन्हित करने के लिए 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखो, इसको तो मैं लिखने को ऐसे भी लिख सकता हूँ, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी होता है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको कल भी या परसों भी बताया हुआ था कि अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन लिख करके आपके सामने प्रेजेंट करें, जिससे आप पढ़ने में भी थोड़ा सा टाइम लगाओ और जो एग्जाम की लैंग्वेज में हो, जो एग्जाम आजकल के पूछे जा रहे हैं उस लैंग्वेज में होगा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, लेकिन आपके सामने इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाएगा कि जिससे लेंदी हो जाए। इसी टाइप से क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बन रहे हैं। तो जितने भी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो एग्जाम्स हो रहे हैं, उनको देख करके ये आइडिया लिया गया है और उसके बाद से ये किया गया है। तो फिलहाल 28 फरवरी के बारे में बात करी गई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन जी के सम्मान में उनकी खोज को चिन्हित करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। कल भी हम लोगों ने इस पर बात की थी, ठीक है। तो कल था 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, ठीक है। 1930 में इनको नोबेल मिला था, याद रखिएगा। फिजिक्स के क्षेत्र में एशिया का पहला नोबेल था। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ये इस बार की थीम रखी गई है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 3 लोगों को 1954 में मिला था भारत रत्न। किसे किसे? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, इन तीनों को एक साथ मिला था। आगे बात करते हैं। अब ये कल फरवरी महीना बीत गया, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपके सामने फरवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम है उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने किस देश के लिए नई व्यापारिक व्यवस्था पर सहमत होने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन जो है ना, ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उस पर नई व्यापारिक व्यवस्था पर सहमत हो चुके हैं। वर्ल्ड मैप में आपको दिखाऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अभी आप यहाँ पर आर्टिकल वगैरह देख लो, ब्रिटेन ईयू रीच एग्रीमेंट और नॉर्दर्न आयरलैंड पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड। देखो हुआ क्या था, चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में लेकर चलता हूँ, उसके बाद वहां से समझाता हूँ, बातें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पर यूरोपीय महाद्वीपों में एक आपको देश दिख जाता है। एक्चुअली में ये कई देशों का एक समूह कह सकते हो हम लोग, कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक देश यहाँ पर है इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड ये दिख रहा है। एक यहाँ पर है वेल्स और एक ऊपर दिख जाएगा आपको स्कॉटलैंड, ये रहा। यहाँ पर है आयरलैंड। अब आयरलैंड में यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट जो है ये इसी के अंतर्गत आता है। कैसे आता है? देखो, जब हम लोग बात करेंगे केवल इंग्लैंड की या वेल्स की या स्कॉटलैंड की, तब तो ठीक है। जब इन तीनों को एक साथ बात करते हैं ना, तब ये कहलाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन जब इसी में आयरलैंड का ये नॉर्दर्न वाला पार्ट भी ऐड कर दिया जाता है, तब ये कहलाते हैं यूके। यूके जो आप सुनते हो ना, यूनाइटेड किंगडम। तो यानी जब यूनाइटेड किंगडम की बात की जा रही हो तो उस यूनाइटेड किंगडम में ये भी शामिल होता है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल होता है।
उस यूके में, ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे प्रॉपरली। लंदन को अपनी कैपिटल मानते हैं, ठीक है, ये सभी लोग मिलकर के। तो यहां पर अभी हो रहा था कि नॉर्दर्न आयरलैंड वाला जो हिस्सा था, जब ब्रेग्जिट हो गया था, ब्रेग्जिट में क्या हुआ था कि ब्रिटेन एग्जिट हुआ था। ब्रेग्जिट को जब आप ऐसे लिखोगे, ये रहा ब्रेग्जिट, तो ब्रेग्जिट का मतलब था कि ब्रिटेन जो है ये एग्जिट हुआ है। तो जब ब्रिटेन एग्जिट हुआ है तो इसका मतलब यूके तो एग्जिट नहीं हुआ है ना, यूके नहीं एग्जिट हुआ है, ब्रिटेन केवल एग्जिट हुआ है। उसमें यूके में क्या था कि नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल था। तो इसको दिक्कत आने लगी थी क्योंकि ब्रिटेन ने ये केवल फैसला लिया था, ब्रिटेन ने मिलकर के, लेकिन अभी उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल नहीं था। तो यहां पर अभी क्या हुआ है कि ब्रिटेन और ईयू, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन जो है, जिससे बाहर हुआ था ब्रिटेन, ये दोनों एक बात पर सहमत हुए हैं कि ब्रेग्जिट के बाद जो नॉर्दर्न आयरलैंड को दिक्कत झेलना पड़ रहा था, अब उस घर्षण को समाप्त किया जाएगा और अब जो है उसको भी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। तो ये हुआ है अभी व्यापार समझौता, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ब्रेग्जिट व्यापार के बाद नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, ये इस पर ब्रिटेन, यूरोपीय संघ सहमत हो गए हैं व्यापार को लेकर के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ऋषि सुनक हैं और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है। क्लियर है। 31 जनवरी को ऑफिशियल तरीके से 2020 में ये बाहर हो गया था। कौन? ब्रिटेन एग्जिट हो गया था किससे? यूरोपियन यूनियन से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार जीता है? तो इस पुरस्कार को जीत लिया है दोस्तों अभी हाल ही में लियोनल मेसी ने। किसने? लियोनल मेसी एक बार फिर से जीत चुके हैं अवार्ड। अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। पिछली साल इन्होंने अर्जेंटीना को अपना वर्ल्ड कप भी दिलाया, तीसरा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना को, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो हुआ था, उसको इन्होंने ही तो जितवाया अपने देश को, ठीक है। तो इनको अभी फीफा अवार्ड भी मिला है इस साल के लिए, यानी बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए। वैसे लियोनेल मेसी पहली बार नहीं पाए हैं, इससे पहले 2009, 10, 11, 12, 15, 19 और 23 में भी पा चुके हैं। फीफा अवार्ड्स में बाकी अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट पुरुष खिलाड़ी तो लियोनेल मेसी चुने गए, जो कि अर्जेंटीना के कैप्टन तो हैं ही हैं। साथ ही साथ अगर लीग मैचों की बात करें तो ये पेरिस सेंट जर्मन से खेलते हैं। किससे खेलते हैं? पेरिस सेंट जर्मन। अभी हाल ही में ये गए हुए थे वहां पर, ठीक है, याद ही होगा आपको। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस को चुना गया है, बार्सिलोना की ये हैं, जबरदस्त खिलाड़ी ये भी हैं, स्पेन की रहने वाली हैं। बार्सिलोना मतलब ये क्लब हुआ, ठीक है, जब यहाँ बात करूं तो क्लब आप समझिएगा कि इस क्लब से खेलते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच लियोनल स्कोलिन है अर्जेंटीना के, और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच सरीना विगमैन को चुना गया है इंग्लैंड की। फीफा आया है तो थोड़ा सा फीफा के बारे में मैं आपको बता ही दे रहा हूं। एक तो फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हरा करके जीता है, ये पूछा जाएगा आपसे। 22वां इस बार का संस्करण था, आयोजन हुआ था कतर में। अगला वाला आयोजन होगा कहां पर? ये 3 देशों में होगा, मैक्सिको में, यूएसए में और कनाडा में। और फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। स्थापना हुई थी पेरिस में, स्थापना पेरिस में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिख में है। ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, यही याद रखिएगा। इसके अलावा गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं, गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ। यह मिशन किस देश की पहल पर शुरू किया गया था? तो भारत दोस्तों जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है, जिसमें वो मिशन अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की पहल पर शुरू किया गया था। तो ए और बी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों की पहल पर ये जलवायु को लेकर के हुआ था। अभी I2U2 समिट के बारे में मैंने आपको बताया ना, यूएई में हो रहा है, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में हो रहा है। तो वहीं पर यह फैसला लिया गया कि इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है यूएस और यूएई का एम फॉर क्लाइमेट फूड इनिशिएटिव, ठीक है। क्लाइमेट को लेकर के पूरी दुनिया उसमें लगी हुई है, चिंतित है। वैसे COP27 आपको याद होगा, COP27 ये आयोजन इसका कहां पर किया गया था? कौन कमेंट करके बताएगा? COP27 का शर्म अल शेख में किया गया था, मिस्र में, मिस्र में, इजिप्ट में। और COP28 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है ना। तो ये भी वहां पर हो रहा है, ये भी तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये भी तो जलवायु के लिए ही है। यहाँ पर भी देखो जलवायु के लिए ही, यहाँ पर I2U2 मिशन के तहत, I2U2 के तहत हो रहा है। अभी I2U2 के बारे में मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था शायद। I2 का मतलब होता है इंडिया इजराइल, और U2 का मतलब होता है यूएई और यूएसए, ठीक है। यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? स्मार्ट एग्रीकल्चर, नई नई टेक्नोलॉजियों का यूज किया जाना एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, खाद्य प्रणाली में सुधार करना और उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया?
तो दोस्तों अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री जो कि हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इन्होंने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, बोले तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, आप सीएनजी ऑटो पर तो घूमते होगे ना, सीएनजी गाड़ियों पर भी गए होगे। सीएनजी मतलब क्या होता है? सीएनजी का फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो बनाई जाती है ना, जिस संयंत्र में बनाई जाती है, वो संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है और ये पूर्वोत्तर का पहला संयंत्र है, असम में स्थापित किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है आपके सामने, असम टू कम अप विद द नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट एवर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो ये प्रोजेक्ट जो है दमोरा पथार में सोनपुर ये स्थापित किया जा रहा है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। इसकी क्षमता बताई गई है कि बन जाएगा तो 5 टन प्रतिदिन उत्पादन करेगा ये कंप्रेस्ड बायोगैस का। आगे बढ़ते हैं, अब स्टैटिक जीको को देख लेते हैं। स्टैटिक जीके कई दिनों से नहीं कंटिन्यू हो पा रहा था, लेकिन अब दोबारा से कंटिन्यू किया जा रहा है, वहीं से आगे से 171 क्वेश्चन नंबर से। तो भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर संघीय व्यवस्था पूछा जाएगा तो कनाडा तुरंत लगा देना। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया था हम लोगों ने। फलों की कृत्रिम रूप से पकाने की प्रयुक्त गैस एसिटिलीन होती है, फलों को पकाया जाता है इससे। 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों को जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्यों को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? साहित्य और पत्रकारिता से क्षेत्र रिलेटेड जो होते हैं उनको पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। वैसे पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा जी ने करवाया था। ठीक है, अगला, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो देखो पार्ट 2 जो है, अनुच्छेद 5 से 11 जो है, ये नागरिकता से संबंधित है। इसमें मैं थोड़ा सा आप जीके भी मिक्सअप कर रहा हूँ, जिसे इसमें पॉलिटी के भी क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमी भी होंगे, ज्योग्राफी भी होगी और हिस्ट्री भी आ सकती है। ठीक है, तो मिक्सअप आपको दिया जाएगा एक प्रकार से, और स्टैटिक तो रहेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा पोर्शन उसी का रहेगा। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल्स, आप सबको पता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोशिका का। मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी कौन है? वो है एनाबीना। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय थल सीमा होती है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये फिलीपींस में है। और अगर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाए, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाए, तो आप बताएंगे कटक में है। कहां पर है? कटक में, ओडिशा में है ये। ठीक है, चलो, तो ये 10 क्वेश्चन स्टैटिक के थे। फिर से आते हैं हम लोग करंट अफेयर पर। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। आपके लिए हमेशा हमारी कोशिश रहती है क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए आपके लिए शताब्दी बैच लाया गया है। इसको आप एनरोल कर सकते हो। अभी सब्जेक्ट वाइज इसमें क्लासेस चल रही हैं, मैथ और रीजनिंग भी आपको पढ़ाया जाएगा इसमें, यानी कंप्लीट आपको सीबीटी 1 की तैयारी कराई जाएगी। 20 मॉक टेस्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन होता है एएलपी में, इसको आपको डीपली पढ़ाया जा रहा है अच्छे तरीके से, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक अच्छे से। मंथली ई बुक भी आपको फ्री में दी जा रही है, और ये सब चीजें अभी आप 50% डिस्काउंट पर पा सकते हो बाय यूजिंग कोड MJT50। MJT ऐप ओपन कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और बहुत ही कम दाम में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 399 में। अब आप सोचो, ये हर एक चीज मिल रहा है आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग, साइंस पूरा डीपली। ठीक है, इसके अलावा मंथली ई बुक भी, मतलब ई बुक का ही प्राइस इतना हो जाता है। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। हाल ही में फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? फिक्की के नए जनरल सेक्रेटरी दोस्तों नियुक्त किए गए हैं शैलेश पाठक। शैलेश पाठक जी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे, शैलेश पाठक। फिक्की का मतलब क्या होता है? फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके महासचिव ये बनाए गए हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि महानिदेशक कौन है, तो अरुण चावला जी हैं, जो कि 30 जून को ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, सलाहकार की भूमिका में बदलाव करेंगे उसके बाद ये। फिक्की जो है 1927 में स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, भारत का सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन माना जाता है इसे। आगे देखते हैं, हाल ही में पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो पेप्सी को एक और ब्रांड एम्बेसडर मिल गया है। पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह आप जानते हो, दीपिका पादुकोण के हस्बैंड, तो इनको पेप्सिको इंडिया का बनाया गया है नया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, इनसे पहले अभी कन्नड़ एक्टर यश को बनाया गया था, उसके बाद उनसे भी पहले आपको पता होगा सलमान खान को भी बनाया गया था। ठीक है, सलमान खान भी ये बने थे। 1965 में पेप्सिको की स्थापना हुई थी। एक टाइम पर इंदिरा नूई
इंदिरा नूई, मैंने जब अभी उस दिन बात की थी कि भारतीय कितने हैं, भारतीय मूल के जो बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओज रह चुके हैं या हैं वर्तमान में, तो इंदिरा नूई का भी मैंने जिक्र किया था। इंदिरा नूई जो है ये भी पेप्सिको की एक टाइम पर सीईओ थी, अभी तो नहीं है लेकिन ये थी। अब रेमन लेगुआर्टा है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका की कंपनी है और इसने अपने इंडिया के लिए रणवीर सिंह को बनाया हुआ है। बात करें अगर पिछले कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स की, तो पिछले टाइम पर बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर आए नए नए, जैसे कि अभी तो सबसे पहले तो ड्रोनी नाम का एक ड्रोन लॉन्च किया था गरुणा एरोस्पेस ने, उसको धोनी को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। मतलब ड्रोनी नाम था, धोनी ब्रांड एम्बेसडर भी है, बहुत याद भी है, याद करना आसान भी है, ठीक है, कंफ्यूजन वाला भी है, तो याद रखिएगा ड्रोनी नाम था उसका। हुंडई मोटर्स ने दोस्तों यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके पहले प्यूमा इंडिया ने बनाया ही था विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को, उसके अलावा हरमनप्रीत कौर को भी, जो कि भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी हैं, इनको भी बनाया था। एनएमडीसी ने मुक्केबाज निखत जरीन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट नाम से एक अभियान शुरू किया, उसका ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया। ठीक है, ये सब चीजें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने वर्ष के अंतराल पर एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ? तो दोस्तों ये 7 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जा रहा है एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव। कुछ कारणों की वजह से पिछले कुछ सालों से ये आयोजित नहीं हुआ। अजंता और एलोरा की गुफाओं में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जिसका नाम अब बदला गया है, तो वहां पर स्थित है, तो वहां पर ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो पाओगे एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल मेक्स ए कमबैक आफ्टर 7 ईयर, 7 सालों के बाद कमबैक किया है। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी चीजें आपके लिए प्रेजेंट की हुई हैं, आप इसको पढ़ोगे ना दिल खुश हो जाएगा। देखो, एक तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हो करंट अफेयर का, दूसरा आप स्टैटिक जब पढ़ते हो, जो ई बुक में मैंने दिया हुआ है ना, ये तबला वादक, सितार वादक और ये सब वगैरह जो वाद्य कला यंत्र वाले होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। एसएससी में तो खास करके एसएससी वाले भर भर के क्वेश्चन देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे जो फेमस हैं, जो यहाँ पर हिस्सा भी ले रहे हैं, उनका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मयूर वैद और मृणमयी देश पांडे, ये कथक नृत्य से संबंधित है, इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया, मतलब उद्घाटन कार्यक्रम इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन से किया। सितार वादक उस्ताद सुजात हुसैन, नाम याद रखिएगा, उस्ताद सुजात हुसैन, ये सितार वादक हैं, इनका संबंध सितार से है। तबला वादक अमित चौबे और मुकेश जाधव और अमित चौबे का संबंध तबला वादन से है। ढोल वादक पद्मश्री शिवमणि, ये पद्मश्री से सम्मानित है, तो इनका नाम पूछा जा सकता है। शिवमणि जी का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? तो ढोल आप बताएंगे। सितार वादक रविचारी, पियानो वादक संगीत हल्दीपुरी, खंजीरा वादक सेल्वा गणेश, गिटार वादक सेल्डन डिसिल्वा, अदिति भागवत, कथक नृत्य। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कभी कभी ना ऐसे रीजनिंग में पूछ लेता है कि निम्न में से देखिए 3 सम हैं और एक किसी न किसी रूप में विषम है, तो बताइए चुनिए कौन सा ऑप्शन है। और उस रीजनिंग के क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछ लेगा सितार, इसके बाद पियानो, ढोल, खंजीरा, गिटार, इस प्रकार के ऑप्शन दे देगा, और मतलब कि कुछ या वाद्य यंत्र दे देगा और कुछ एक नृत्य का नाम दे देगा। तो ये सब चीजें जब आपके माइंड में बनी रहेगी, कभी फेमिलियर रहोगे, जब सुने रहोगे, तभी ना वो क्वेश्चन कर पाओगे, चाहे वो जी के रूप में पूछे, चाहे वो रीजनिंग के रूप में पूछे। फिलहाल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठावाड़ा विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में ये 3 दिनों का मेला महोत्सव आयोजित हुआ। आगे, प्रसिद्ध बहुपक्षीय वायु अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा ब्रिटेन में, और इस बार भारतीय वायुसेना ने कहा है कि अब की बार हम हिस्सा लेंगे। पिछली बार भी अनाउंस किया था कि हम हिस्सा लेंगे, लेकिन जब बारी आई तो फिर रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, तो इस वजह से भारतीय सेना ने कहा कि नहीं नहीं अब हम नहीं जाएंगे, वापिस आ जाते हैं, नहीं तो रसिया जो है वो सोचेगा कि हम लोग यूके का सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल इंडियन एयरफोर्स इस बार क्लियर कर दिया है कि हम लोग जाएंगे वहां पर, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर जो होगा उसमें हिस्सा लेंगे। इसमें ना केवल भारतीय वायुसेना ही नहीं, और भी देशों की वायुसेनाएं यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। मतलब ऐसा मत समझिएगा कि ये भारत और ब्रिटेन के बीच में हो रहा है, नहीं। हाँ, एक होता है अजय वॉरियर, ठीक है, ये होता है इंडिया और यूके के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में ये होता है, यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। भारत मिराज 2000 को, लड़ाकू विमानों को ये जाएगा वहां पर। मिराज 2000 मुझे याद आ रहा है कि जो ये बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था ना, भारत ने यही वाला यूज किया था मिराज 2000 को। 6 से 24 मार्च 2022 ये आयोजन की तिथि है, ब्रिटेन में होगा ये। फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और सिंगापुर भी इसमें भारत के साथ भाग ले रहे हैं। अगला, हाल ही में नोकिया ने 60 साल में पहली बार अपना लोगो बदला है। नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नया लोगो लॉन्च किया है पेक्का लुंडमार्क,
इन्होंने नया लोगो लॉन्च किया है नोकिया का। देखिए कुछ इस प्रकार से नोकिया का नया लोगो है। मतलब नोकिया एक पहचान बन चुका था ब्लू लाइट के लिए। जैसे आप देखते हो ना फेसबुक का भी जो कलर है वो देखो, थीम कलर इसका ब्लू है फेसबुक का, और एक पहचान है ब्लू कलर। लेकिन इस बार नोकिया ने अपना पहचान जो कलर है उसको भी चेंज कर दिया है। नोकिया ने ये नया जो अपना लोगो लॉन्च किया है उसमें नया लोगो 26 फरवरी को वहां के सीईओ पेक्का लुंडमार्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्थापना हुई थी 1865 की। बहुत पुरानी कंपनी है ये। फिनलैंड इसका हेडक्वार्टर है, फिनलैंड की कंपनी है। ठीक है। सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है। तो साउथ कोरिया की सैमसंग है, भारत की नहीं है, ध्यान रखिएगा। सारी बुलडॉफ ये जो है चेयरमैन है इसके। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आई होप आपको मैं काफी कुछ डाउट समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया है कुछ चीज तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा दोबारा से आपको समझाने की, जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मैंने आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। पहले दूसरे कौन है? तो पहले दूसरे पर यूएसए और यूके है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उज्ज्वला योजना शुरू की गई कब? 2016 में। ठीक है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है सैटेलाइट फोन यूज करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्रीय पार्क क्या है, नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, तो बताएंगे आप। अगला, कर्नाटक राज्य में लोकसभा सीटों की कुल संख्या बता दीजिए। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में जो भी पता हो जरूर बताइएगा। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पे मिलेगी, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। कोई पैसा आपको नहीं चार्ज करना है इसके लिए। क्विज मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप चाहिए तो ऐप को खोलिए तो सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और हाँ, ऑफर का फायदा उठाइए। एमजेटी 50 यूज करके कूपन कोड 50% डिस्काउंट पर आपको चीजें मिल रही हैं। इतना ही रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।